हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा नौवीं का एनसीईआरटी का विज्ञान का 13वां अध्याय है, हम बीमार क्यों होते हैं। तो अध्याय 13 है ये एनसीईआरटी का, वाई डू वी फॉल इल, हम मतलब बीमार क्यों पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करते हैं हम क्रियाकलाप से। तो क्रियाकलाप क्या कहता है, क्रियाकलाप 13.1। देखो, हमने लातूर, भुज, कश्मीर आदि में आए हुए भूकंप और तटवर्ती जो भाग हैं उसमें प्रभावित करने वाले चक्रवात जो हैं उसके विषय में तो हम सुना है। आप यह कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि इनमें इनके जैसी कितनी संभावित आपदाएं हैं जिससे लोगों का जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार क्या होता है, वो प्रभावित पड़ जाता है। यदि ये हमारे आसपास घटित होते हैं, मतलब घटना अगर होती है, तो इन आपदाओं को, जो आपदाएं हैं उनके वास्तव में जो घटना है उनके समय हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। आपदा जो होती है, आपदा घटित होने के बाद पश्चात कितने समय तक विभिन्न प्रकार की जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं वो पैदा हो सकती हैं या होती रहेंगी। पहली स्थिति में आपदा के समय स्वास्थ्य जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, और दूसरी स्थिति में जो आपदा है उसके बाद स्वास्थ्य संबंधित कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो शुरू करते हैं चैप्टर। इस क्रियाकलाप के दौरान हमने यह फील किया, हमने यह अनुभव किया होता कि जो मानव का समुदाय है, पॉपुलेशन कम्युनिटी है, उसमें जो स्वास्थ्य है और जो रोग है एक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स समस्या है, प्रॉब्लम है, जिसके लिए एक दूसरे से संबंधित अनेक जो कारक है वो उत्तरदायी हैं। हम यह भी अनुभव करते हैं कि जो स्वास्थ्य है, स्वस्थ जो है, और जो रोग है उसका जो अर्थ है वो स्वयं में ही बहुत जटिल या कॉम्प्लेक्स है। जब हम पूछते हैं कि बीमारियों के क्या कारण हैं और इसकी जो रोकथाम है वो कैसे होगी, तो हमें इन अवधारणाओं के अर्थ जानने होंगे। तो ये क्या अवधारणा है। हम जानते हैं कि जो कोशिकाएं हैं वो सजीवों की एक मौलिक क्या है, इकाई है, बेसिक जो है यूनिट है वो। और जो कोशिकाएं हैं वो विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा अथवा लिपिड आदि के बने होते हैं। कोशिका जो है वो एक क्रियाशील स्थल है जहाँ पे क्रियाएं होती रहती हैं, और जिसमें क्या है, अंदर कुछ न कुछ क्रियाएं सदैव हमेशा यानी होती रहती हैं। और जो कोशिकाएं हैं उनमें जटिल प्रक्रियाएं एवं कुछ न कुछ मरम्मत का कार्य चलता रहता है, और नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। और हमारे जो अंग है, अंगों अथवा उत्तकों, जो उत्तक यानी हमारे टिश्यूज़ जो हैं, उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सी विशेष यानी स्पेशल क्रियाएं या एक्टिविटीज़ क्या है, चलती रहती हैं। जैसे हृदय धड़कता है, हार्ट जो हमारा बीट करता है, फेफड़े सांस लेते हैं, जो वृक्क यानी किडनी है हमारी निस्पंदन यानी फिल्टर करती है, उसके द्वारा मूत्र बनाता है, जो मस्तिष्क है वो हमारा सोचता है। ये सभी क्रियाएं जो हैं परस्पर यानी आपस में क्या है, संबंधित हैं, संबंध रखती हैं। उदाहरण के लिए यदि वृक्क जो है या किडनी जो है उसमें निस्पंदन जो है यानी फिल्टर जो है वो न हो तो विषैले जो जो टॉक्सिक या विषैले पदार्थ है, जहर जो है हमारे शरीर में एकत्र यानी इकट्ठा हो जाएगा, और इस परिस्थिति में जो मस्तिष्क है, हमारा माइंड है, उचित प्रकार से नहीं सोच सकेगा। और इन सभी पारस्परिक क्रिया जो आपस में जो क्रियाएं होंगी उनको करने के लिए ऊर्जा जो है, ऊर्जा तथा जो कच्चा पदार्थ है उसकी आवश्यकता होगी। अर्थात जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं तथा जो उत्तक सेल और जो टिश्यू हैं उसको कार्य करने के लिए जो भोजन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसी कोई भी कारक, ऐसा कोई भी वेक्टर या कोई भी चीज़ जो कोशिकाओं तथा उत्तकों को उचित प्रकार से कार्य करने से रोकता है, वह हमारे शरीर की सारी समुचित क्रिया जो है उनमें कमी का कारण होगा। उपरोक्त सभी जो तथ्य हैं, जो बातें हैं, उनको ध्यान में रखकर हम स्वास्थ्य जो है और जो रोग है उनकी अवधारणाओं को समझेंगे कि स्वास्थ्य क्या होता है और रोग क्या होता है। तो 13.1 है कि स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना, स्वास्थ्य होता है क्या है और इसका बिगड़ना क्या होता है। तो स्वास्थ्य का महत्व क्या है, सार्थकता क्या है, महत्व क्या है इसका स्वास्थ्य का। तो हम सभी ने स्वास्थ्य जो है शब्द को सुना है तथा इस शब्द का प्रयोग भी हम प्राय करते रहते हैं। और जैसे ही हम कहते हैं कि मेरी दादी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और हमारे अध्यापक भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो जब कहते हैं कि आपकी अभिवृत्ति जो है वो स्वस्थ नहीं है, इस स्वास्थ्य का जो शब्द है उसका अर्थ क्या होगा या क्या है। तो यदि हम इस विषय पर विचार करें तो हमें पता लगेगा या बोध होगा कि इसका जो अर्थ है वो अच्छा रहने से है, और हम इस अच्छेपन के जो अर्थ है उसको प्रभावी कार्य करना,
यानी सोच सकते हैं। और जो हमारी दादी हैं उनके लिए बाज़ार जाना और जो पास पड़ोस है, पास मतलब पड़ोस है, उसमें जाने के योग्य होना अच्छे स्वास्थ्य के प्रतीक होते हैं। यदि वे ये करने योग्य नहीं हों तो हम कहते हैं कि उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं है। और जब हमारी जो आपकी जो रुचि होती है वो कक्षा में पढ़ने की है, तो हम कहते हैं कि आपकी अभिवृत्ति क्या है, ठीक है। और यदि अगर ऐसा होता है कि आप जो है वो पढ़ने की रुचि नहीं रखते या पढ़ने का मन नहीं करता, तो अभिव्यक्ति जो है वो स्वास्थ्य नहीं कर मतलब आपकी जो अभिव्यक्ति है वो स्वस्थ नहीं है। अतः स्वास्थ्य जो है वह एक अवस्था है जिसके अंतर्गत या क्या जो उसके अंतर्गत जो शारीरिक, शरीर की, मानसिक और सामाजिक जो कार्य है वो सारे मिले हुए होते हैं, उनकी क्षमता को द्वारा उसको उचित प्रकार से किया जा सके। अगला पॉइंट है व्यक्तित्व तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। स्वास्थ्य जो है किसी व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक या सामाजिक जीवन क्षमता जो है उसकी पूर्ण रूप से समन्वित यानी कंट्रोल्ड स्थिति होती है, जो कोई भी व्यक्ति जो है इसके स्वयं ही पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं कर सकता, अपने आप को मतलब खुद से प्राप्त नहीं कर सकता। सभी जीवों का जो स्वास्थ्य होता है वो उसके पास पड़ोस अथवा उसके आसपास के जो पर्यावरण है उस पर आधारित होता है। और जो पर्यावरण है उसमें भौतिक जो कारक हैं, फिजिकल फैक्टर जो हैं और आते हैं, जैसे उदाहरणार्थ चक्रवात हो गया जो हमारे स्वास्थ्य को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। मानव जो है वो समाज में रहते हैं और अतः हमारा जो सामाजिक पर्यावरण होता है हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। और हम जो है वो गाँवों में, कस्बों में, शहरों में रहते हैं। ऐसे स्थानों में हमारे जो भौतिक यानी फिजिकल जो एनवायरनमेंट है या पर्यावरण है उसका निर्धारण जो होता है वो सामाजिक पर्यावरण द्वारा ही होता है। सोचिए कि जो कूड़ा करकट है वो उठाने वाली एजेंसी जो है कचरे का निपटारा न करे तो क्या होगा। सोचिए यदि नालियाँ जो हैं नालियाँ अगर साफ़ न हो तो क्या होगा। यदि काफ़ी मात्रा में कूड़ा करकट जो है, गार्बेज जो है वो गलियों में अगर फेंका जाए अथवा खुले नाले में रुके हुए पानी में स्थिर पड़ा रहता है तो क्या होगा, जो खराब स्वास्थ्य है उसकी संभावना बढ़ जाती है। अतः जो सामुदायिक स्वच्छता है, जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य है उसके लिए महत्वपूर्ण है। क्रियाकलाप 13.2 है, पता करें कि आपकी जो स्थानीय प्राधिकरण है, पंचायत है, नगर निगम है, उसने स्वच्छ जल की जो आपूर्ति है उसको पूरा करने के लिए क्या उपाय किए हैं। क्या आपके मोहल्ले में सभी निवासी जो हैं उनको स्वच्छ जल प्राप्त हो भी रहा है या नहीं। क्रियाकलाप 13, पता करें कि आपका जो स्थानीय जो प्राधिकरण है आपके मोहल्ले में उत्पन्न जो कचरे हैं उनका निपटारा कैसे करता है, और क्या जो प्राधिकरण है, जो नगर निगम है, उसके द्वारा किए गए जो उपाय हैं वो क्या अपर्याप्त हैं, पूरे हैं। और यदि नहीं हैं तो इसके सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे, या क्या आपका सुझाव होगा तो आप अपने घर में दैनिक या दिन में या हफ्ते में, साप्ताहिक उत्पन्न होने वाले जो कचरे हैं होते हैं उनको कम करने के लिए क्या करेंगे। तो ये दिखा रखा है 5FS, ये क्या करना चाहिए। तो जो तरल पदार्थ है जिसको फ्लूइड बोलते हैं, जल स्रोत को सुरक्षित करें और जल का जो उपचार है वो संचय सावधानी से करना चाहिए, जिनको जो रखना चाहिए। आगे हाथ या उंगली या फिंगर, खाना बनाने या खाने से पहले क्या करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। और जो मल त्यागना है उसके बाद भी हाथ धोना चाहिए। उसके बाद खाद्य हो उसको ढक कर रखना चाहिए ताकि मच्छी उस पर ना लगे। तो खेत का मैदान जो है वो फील्ड्स F। उसके बाद बाढ़ है, जो क्या करते हैं, उपयोग करने से पहले सब्जियों का साफ़ करना है, खुले में मल त्याग नहीं करना है, उचित जल जो है उसकी निकासी की व्यवस्था करनी है और जल का उपचार करना है। तो साफ़ सफाई की स्वच्छता द्वारा रोग जो संचारण है उससे कुछ बचाव दिए गए हैं और उससे क्या है, स्वस्थ व्यक्ति हो सकता है। आगे है, स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है और इस भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें काम करना पड़ता है और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, काम करने के जो अवसर हैं उनको खोजना पड़ता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करते हैं, हमें प्रसन्न रहना आवश्यक होता है, हमारा खुश रहना ज़रूरी है। यदि किसी से हमारा जो व्यवहार है वो ठीक नहीं होता और हम एक दूसरे से डर रहे हों तो हम जो है प्रसन्नता तथा स्वास्थ्य जो है वो नहीं रह सकते, स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए जो व्यक्तिगत जो स्वास्थ्य है
उसके लिए सामाजिक समानता बहुत आवश्यक होती है। और हम जो है इसी प्रकार की जो सोच है, मतलब इसी प्रकार हम सोच सकते हैं, क्योंकि अनेक जो सामुदायिक समस्याएं होती हैं, कम्युनिटी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकती हैं या कैसे प्रभावित करती हैं। 13.1.2 स्वास्थ्य जो है वो रहने तथा रोग मुक्त रहने में क्या अंतर है। स्वस्थ क्या होता है, रोग मुक्त का मतलब क्या होता है। तो यदि हम इसे स्वास्थ्य समझते हैं तो रोग जो है अथवा जो व्याधि है वो क्या होता है। अंग्रेजी का यह शब्द जो है डिसबेस स्वयं को परिभाषित करता है, और या बाधित यानी आराम। रोग का दूसरा अर्थ होता है असुविधा। यदि भी इस शब्द को के जो अर्थ हैं उसका प्रयोग बहुत सीमित है, लिमिटेड है। हम जो है रोग के विषय में तब बात करते हैं जब हमें क्या होती है, असुविधा होती है, उसके विशिष्ट कारण क्या होते हैं उसका पता होता है। और इसका अर्थ यह है कि जो बिल्कुल नहीं है कि हम इसका सही और अंतिम उत्तर जानें। हम बिना कारण जाने यह कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो परवाहिका से ग्रस्त है, यानी किसी प्रॉब्लम से परेशान है। तो हम यह सरलता से पाते हैं कि जो बिना किसी विशेषता, जो बिना कोई रोग है, उस बिना किसी विशेष रोग के भी आप अस्वस्थ हो सकते हैं। केवल कोई रोग न होना अर्थ यह नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। नर्तक के लिए अच्छे जो स्वास्थ्य है उसका अर्थ है कि वह शिष्टापूर्वक अपने शरीर द्वारा जो विषम परिस्थितियां हैं उनकी जो मुद्रा है वो अभिव्यक्त कर सके। संगीतकार के लिए इसका अर्थ है कि वह लंबा सांस ले सके, जिससे कि वह अपनी बांसुरी का जो स्वर है उसको कंट्रोल या नियंत्रित कर सके। हमें अपनी जो इस स्पेशल जो क्षमता है उसको प्राप्त करने का अवसर भी वास्तविक स्वास्थ्य के लिए एक आवश्यक चीज़ है। इस प्रकार हम किसी रोग के जो लक्षण हैं उसकी अभिव्यक्ति के बिना ही भी जो अस्वस्थ है वो हो सकते हैं। और यही कारण है कि जब हम स्वास्थ्य के विषय में सोचते हैं तो हम क्या है, समाज तथा जो समुदाय है उसके विषय में सोचते हैं, और जो रोग है उसके विषय में सोचते समय हम सिर्फ अपने बारे में ही विचार करते हैं। आगे है 13.2 रोग क्या है और इसके कारण क्या है। तो जो रोग है वो किस तरह से दिखाई देते हैं। आओ रोग के विषय में और अधिक सोचें, और पहले यह कि हमें कैसे पता लगता है कि हमें क्या कोई रोग है, अर्थात कैसे पता लगता है कि जो शरीर है उसमें कुछ दोष हैं या कमी है। तो हमने छठे जो चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था कि जो शरीर है उसमें अनेक उत्तक यानी टिश्यू पाए जाते हैं, और ये जो उत्तक होते हैं वो हमारे शरीर की जो क्रियात्मक तंत्र है अथवा जो अंग तंत्र है उनको बनाते हैं, जो शरीर के जो विभिन्न कार्य हैं उनको पूरा करते हैं, संपादित करते हैं। और हम अंग तंत्र का एक अपना एक विशेष अंग है जिसका एक विशेष कार्य होता है। जैसे पाचन तंत्र में अमाशय तथा आंत जो होते हैं वो हमारे द्वारा खाएगा जो खाना होता है, भोजन जो होता है उसको पचाते हैं। और जो पेशियाँ होती हैं, जो अस्थियाँ या हड्डियाँ होती हैं, उनसे बना एक पेशी जो कंकाल तंत्र होता है वो हमारे शरीर को संभालता है और शरीर की जो गति होती है उसमें सहायता करता है। जब कोई रोग होता है और तब शरीर के एक अथवा अनेक अंगों एवं तंत्रों में क्रिया अथवा संरचना में खराबी परिलक्षित होने लगती हैं, तो ये जो बदलाव हैं, ये परिवर्तन जो है वो रोग के लक्षण को दर्शाते हैं। और रोग के जो लक्षण हैं उसमें हमें खराबी का संकेत देता है। और इस प्रकार जो सिर दर्द है, जो खांसी है, दस्त है, किसी घाव के में जो पस या मवाद जो पड़ना है, ये क्या है, ये सभी लक्षण होते हैं कि इन लक्षणों से किसी न किसी रोग का पता ज़रूर लगता है। लेकिन जो इनसे यह नहीं पता चलता कि कौन सा रोग हुआ है। उदाहरण के लिए यदि सिर दर्द है तो उसका कारण परीक्षा का भय भी हो सकता है, अथवा इसका अर्थ मस्तिष्क जो है उसका वर्ण जो शोध है, जो मैलिग्नेंट जो ये लिखा है मैनिग्लिटिस जो है होना है, अथवा दर्जनों विभिन्न बीमारियां हैं उनमें से एक हो सकता है। रोग जो होता है उसके जो चिन्ह है, जो सिंबल है, वे हैं जिन्हें क्या है चिकित्सक जो लक्षणों हैं उनके आधार पर भी देखते हैं। लक्षण जो है वो किसी विशेष रोग के बारे में सुनिश्चित संकेत देता है, और चिकित्सक जो है वो रोग के जो सही कारण जो है उसको जानने के लिए प्रयोगशाला में कुछ परीक्षण या टेस्ट भी करवा सकता है। 13.2.2 तीव्र, प्रचंड तथा दीर्घकालिक रोग यानी रोग के प्रकार समय के इस आधार पर।
तो जो रोग हैं उनको अभियुक्त जो है वो भिन्न भिन्न हो सकती है, भिन्न भिन्न तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जो कई कारक हैं उन पर निर्भर करती है। कुछ जो रोग होते हैं उनकी जो अवधि होती है वो कम होती है, जिन्हें तीव्र रोग कहते हैं, और हम सभी ने अनुभव किया है कि जो खांसी होती है या जुकाम होता है वो बहुत कम अवधि, कम समय तक ही रहते हैं। और जो अन्य अन्य ऐसे रोग हैं जो लंबी अवधि तक अथवा जो जीवन पर्याप्त रहते हैं, और ऐसे जो रोग हैं उनको दीर्घकालिक रोग कहते हैं। और इसका एक उदाहरण एलिफेंटाइसिस भी है, अथवा इसको फील पाव रोग है, और ये क्या है, ये भारत के कुछ क्षेत्रों में बहुत आम है। क्रियाकलाप 13.2.4 निम्न का पता करने के लिए अपने पास पड़ोस के जो पर्यावरण है उसका अवलोकन करें, और पिछली जो 3 महीनों में कितने लोग तीव्र रोग से ग्रसित हैं, मतलब कौन से रोग से ग्रसित हैं। पिछले 3 महीनों में कितने लोग जो हैं वो दीर्घकालिक रोग से ग्रसित हैं, और आपके पड़ोस में कुल कितने लोग हैं जो दीर्घकालिक जो रोग है उससे परेशान या पीड़ित हैं। जितने भी उपरोक्त प्रश्न पूछे हैं 1, 2, 3 जो 4 हैं उनका उत्तर भिन्न है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस भिन्नता के क्या कारण हो सकते हैं, और इस भिन्नता जो है उसका लोगों के सामान्य स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होगा। अगला है 13.2.3 जो दीर्घकालिक रोग है वो तथा अस्वास्थ्यता है वो क्या होता है। जो तो तीव्र तथा दीर्घकालिक जो रोग हैं वो हमारे स्वास्थ्य पर अलग अलग यानी भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं। कोई भी रोग है जो हमारे शरीर को के किसी भी भाग के कार्य को प्रभावित करता है, तो वह क्या है, वो हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि जो स्वास्थ्य है उसके लिए जो शरीर है उसके सभी अंगों का समुचित यानी पूरा जो कार्य वो करना ज़रूरी है, आवश्यक होता है। लेकिन जो तीव्र रोग होते हैं जो बहुत कम समय तक रहता है, उसे स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव डालने का समय ही नहीं मिल पाता, लेकिन जो दीर्घकालिक जो रोग होता है वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए जो खांसी जुकाम है उसके विषय में सोचो, जो हम सभी को प्राय होता रहता है, और हम में से जो ज़्यादातर या अधिकांश जो लगभग जो 1 सप्ताह है उसमें ठीक हो जाते हैं, और हमारे स्वास्थ्य का कोई विशेष कुप्रभाव या नुकसान नहीं पड़ता। लेकिन यदि हम दीर्घकालिक रोग जैसे फेफड़ों के क्षय रोग हो गया, उससे संक्रमित अगर हैं हो जाएं, तो कई वर्षों तक बीमार होने के कारण जो वजन है वो कम हो जाता है, और हर समय क्या होता है, थकान महसूस करते हैं। यदि आप तीव्र रोग से पीड़ित हैं तो आप कुछ दिनों के लिए विद्यालय नहीं जा सकते। लेकिन यदि दीर्घकालिक रोग हो जाता है तो उससे जो पीड़ित होता है वो जो हमें क्या है, स्कूल में पढ़ाई के समझने में भी उसे कठिनाई होगी, और हमारे जो सीखने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाएगी। अर्थात जो हम जो है वो काफ़ी समय तक अस्वस्थ अगर रह सकते हैं, तो इसलिए क्या है, दीर्घकालिक जो रोग होते हैं वो तीव्र जो रोग है उनकी अपेक्षा लोगों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक इसका विपरीत यानी नुकसान करते हैं, विपरीत प्रभाव को बनाए रखता है। रोगों के कारक, किस वजह से रोग फैलता है। तो रोग जो है वो रोग के क्या कारण हैं। जब हम रोग के कारण के विषय में सोचते हैं तो तब हमें यह याद रखना चाहिए कि जो इस कारण के बहुत से जो स्तर हैं, लेवल हैं। आओ एक जो उदाहरण ले, यदि कोई छोटा बच्चा वो पतले या दस्त यानी लूज मोशन जो होता है उससे परेशान है, ग्रस्त है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका संभावित कारण है वो संक्रमण होगा। लेकिन अगला जो प्रश्न है वो उठता है कि जो संक्रमण है वो कहाँ से आता है। और मान लो कि हमें पता लगता है कि संक्रमण जो है वो दूषित जल से पीने से आता है, लेकिन अन्य जो बच्चे हैं उनमें भी तो दूषित जल पिया है, तब इसका क्या है, इसका क्या कारण है कि एक बच्चा है उसको ही 10 लग गया और दूसरे को नहीं लगा, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है या कुछ ना कुछ तो बात है। तो इसका एक कारण है कि यह हो सकता है कि जो बच्चा है वो स्वस्थ न हो, और जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा संभव हुआ कि जब यह बच्चा संक्रमण के संपर्क में आता है, यानी अगर इन्फेक्शन अगर फैलता है तो जब वह क्या होता है, बीमार हो जाता है, और क्योंकि जब बीमार हो जाता है जबकि अन्य जो बच्चे होते हैं वो नहीं। अब प्रश्न उठता है कि जो बच्चा होता है वो स्वस्थ क्यों नहीं है। शायद बच्चे जो हैं उनका जो पोषण है वो ठीक न हो, तथा वह पर्याप्त पूरा भोजन नहीं करता हो। अतः क्या है, जो पर्यावरण है उसका पोषण का न होना ही क्या है, रोग का दूसरा कारण है। बच्चा जो है वो पर्याप्त पोषण क्यों नहीं पाता।
शायद बच्चे के जो माता पिता हैं वो गरीब हों। यह भी संभावना है कि जो बच्चे हैं उनमें अनुवांशिक जो भिन्नता है वो भिन्नता हो, जो रोग कारक के संपर्क में आने पर पतले दस्त से प्रभावित हो जाता है। केवल जो अनुवांशिक विभिन्नता है, जेनेटिकली जो वेरिएशन या विभिन्नता है अथवा कम पोषण है, वो भी बिना रोग कारक के पतले दस्त नहीं उत्पन्न कर सकते, लेकिन ये भी क्या है, वो रोग के कारण में सहयोगी बनते हैं। बच्चे जो हैं, बच्चों के लिए साफ़ पानी उपलब्ध क्यों नहीं था? शायद जहाँ बच्चे का परिवार रहता है वहाँ पर खराब लोक सेवाओं के कारण जो साफ़ पानी है वो उपलब्ध ना हो। इस प्रकार जो गरीबी है और लोक सेवाएं हैं उनकी अनुपलब्धता मतलब उपलब्धता नहीं है, जिसके कारण जो बच्चे हैं वो बीमारी के तीसरे कारण हैं। इस प्रकार अब यह स्पष्ट हो गया है कि सभी रोगों के जो तत्कालिक कारण हैं तथा सहायक जो कारण हैं होते हैं, और साथ ही जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उनके होने के लिए होने के एक नहीं बल्कि बहुत से कारण होते हैं। आगे है संक्रामक तथा असंक्रामक कारक। हमने देखा है कि जब कभी भी रोग के कारण एक विषय में सोचें तो हमें लोक स्वास्थ्य तथा समुदाय स्वास्थ्य संबंधित जो कारक हैं उनको ध्यान में रखना आवश्यक होता है या ज़रूरी होता है। हम इस विषय में और चर्चा करते हैं, और रोग जो है उसके तत्कालिक जो कारण हैं उसके विषय में भी हम सोचना अच्छा लगता है, हमें अच्छा मतलब सोचना अच्छा है, क्योंकि ये जो दोनों अलग अलग जो प्रकार के होते हैं रोग के कारण का एक वर्ग है। और जो संक्रामक कारक होते हैं वो जो अधिकांशतः क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनके होते हैं। और वो जो रोग होता है जिनके तत्कालिक जो कारक है वो सूक्ष्म जीव होते हैं, और उन्हें जो संक्रामक रोग है वो कहते हैं। इसका कारण यह है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो समुदाय में फैल सकते हैं, और इनके जो कारण हैं उनके होने वाले जो रोग है वो भी इनके साथ फैल जाते हैं। ये फैलेंगे तो उनके रोग भी फैलेंगे। दूसरी तरफ कुछ रोग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो संक्रमण कारकों द्वारा नहीं होते हैं। उनके जो कारक होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, लेकिन वे जो क्या है बाहरी कारक से जो है उनको जो सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं समुदाय में फैल सकते हैं। यद्यपि जो ये क्या है ज़्यादातर आंतरिक जो एवं असंक्रामक होते हैं, यानी संक्रमण नहीं फैलाते, एक से दूसरे में नहीं जाते। उदाहरण के लिए कुछ प्रकार के जो कैंसर होते हैं वो आनुवंशिक असमानता के कारण होते हैं, और जो उच्च रक्तचाप ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर जो हाई होता है उसका कारण अधिक वजन होना है, और जो व्यायाम है वो न करना है। आप ऐसे ही अन्य रोगों के विषय में सोच सकते हैं जो संक्रामक नहीं होते। पेस्टिक व्रण जो है तथा नोबेल पुरस्कार। कई वर्षों से हम यही सोचते हैं कि जो पेस्टिक व्रण है जो आमाशय तथा ग्रहणी में एसिडिटी संबंधित जो दर्द है, जो रक्तस्राव है, ब्लड जो है जो क्या उस रक्तस्राव करता है, और उसका कारण रहने सहने का ढंग है। प्रत्येक जो व्यक्ति होता है वो सोचता है कि परेशानी भरे जीवन से आमाशय में एसिड का स्राव होता है, जिसके कारण जो पेप्टिक व्रण होता है वो हो जाता है। 2 ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक जो उन्होंने पता लगाया कि जो एक बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर जो है वो पायरोलोरी पेप्टिक जो व्रण है उसका एक कारण है कि जो पर्थ यानी ऑस्ट्रेलिया के एक रोग विज्ञानी है रॉबिन वॉरेन, उन्होंने जो जिनका जन्म 1937 में है, उन्होंने इन छोटे छोटे वृक्क के आकार के जो बैक्टीरिया हैं उनको अनेक रोगियों के आमाशय के निचले भाग में देखा। और जो बैरी मार्शल है जिनका जन्म हुआ था 1951 में, वो एक चिकित्सक थे और उन्होंने वारन की खोज में दिलचस्पी ली और उन्होंने इन स्रोतों से बैक्टीरिया जो है उसका संवर्धन यानी मैग्निफिकेशन किया और सफलता प्राप्त उनको हो गई। अपने उपचार अध्ययन में मार्शल जो है और जो वॉरेन है उन्होंने पता लगाया कि जो रोगी है उसके पेप्टिक व्रण जो है उसका उपचार तभी हो सकता है जब बैक्टीरियाओं को आमाशय में ही मार दिया जाए। मार्शल जो है और जो वॉरेन है उनके इसी अद्भुत कार्य है उस कार्य के लिए विश्व समुदाय जो अभी आभार करता है उसका आभारी है। और जो पेप्टिक जो वर्ण होता है या फिर दीर्घकालिक या असहाय जो स्थिति होती है वो वाला जो रोग है वो नहीं रहा, बल्कि कुछ समय तक प्रतिजैविक जो होते हैं एंटीबायोटिक जो होते हैं उनके उपचार से ठीक हो जाते हैं। इस खोज के लिए जो मार्शल है और वॉरेन जो है उनको शरीर क्रिया विज्ञान जो है जो औषधि है मेडिसिन है उसके लिए सन 2005 में संयुक्त जो रूप से
नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। रोगों के फैलने के जो तरीके होते हैं, उनके उपचार की विधियाँ तथा सामुदायिक जो स्तर है उस पर अनेक जो निवारण है उनकी जो विधियाँ हैं वो विभिन्न रोगों के लिए भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पर यह निर्भर करता है कि जो उनके तत्कालिक जो कारण हैं वो संक्रामक अथवा असंक्रामक हो सकते हैं। 13.3 संक्रामक रोग। तो संक्रामक कारक क्या होते हैं? हमने देखा कि जो सजीव होते हैं उनका जो जगत होता है उनकी पूरी संपूर्ण जो विविधता है उसको कुछ ही वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। विभिन्न जो जीव हैं उनका जो वर्गीकरण है वो कुछ सामान्य गुणों के आधार पर करते हैं। जो रोग उत्पन्न करने वाले जो जीव हैं इनमें से अनेक जो वर्ग हैं उनके अंदर क्या होता है, उनमें से कुछ जो वायरस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंजाई या कवक होते हैं, कुछ एक कोशिकीय जंतु भी होते हैं और कुछ प्रोटोजोआ होते हैं। तो ये क्या है, ये कुछ रोग जो हैं वो बहुकोशिकीय जीव जो हैं जैसे कि अनेक प्रकार के जो कीड़े होते हैं, कृमि होते हैं, उनसे भी होते हैं। वायरस जो होता है उससे होने वाले जो सामान्य रोग हैं वो खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार और एड्स और कुछ रोग जो हैं जैसे कि टाइफाइड बुखार, हैज़ा, क्षय रोग और एंथ्रेक्स जो हैं वो बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। और बहुत से जो सामान्य त्वचा है उनका जो रोग है वो विभिन्न प्रकार की जो फंजाई होती हैं उनके द्वारा होता है। और जो प्रोटोजोआ होता है उससे मलेरिया, कालाजार नामक रोग हो जाते हैं। हम आद्र के में जो संक्रमण है उससे हमें पता है, मतलब परिचित हैं। और इस प्रकार का जो फील पाव जो है नामक जो रोग है वो कीड़े की विभिन्न स्पीसीज द्वारा होता है। यह क्यों महत्वपूर्ण है कि हम जो है संक्रामक जो कारक है उनके इन वर्गों के विषय में सोचते हैं? इसका उत्तर यह है कि जो वर्ग होते हैं उपचार की विधि के वो निर्धारित करता है कि उन वर्गों के जो प्रत्येक सदस्य हैं उनके जैविक जो गुण हैं उनमें समानता है, और जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है आदि। उदाहरण के लिए जितने भी सभी जो वायरस होते हैं वो परपोषी जो हैं उनकी कोशिकाओं में रहते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया होता है उसमें ऐसा कम ही होता है। वायरस जो हैं, बैक्टीरिया जो हैं, फंजाई जो हैं उसमें गुणन जो है तेज़ी से होता है, अत्यंत क्या तेज़ी से होता है। तो इसमें डायग्राम में दिखा रखे हैं ये प्रोटोजोआ, टीनोजोम है जो निर्दालु व्यापी है, ये सार्क है, संक्रमित कोशिका के बाहर निकलते हुए सार्क। तो इस तरीके से डायग्राम अपने देखने हैं। आगे है होता है जबकि जो तुलनात्मक रूप से जो कीड़े होते हैं उनके जो गुणन है वो स्लो होते हैं, और वर्गीकरण के अनुसार सभी जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक दूसरे से वायरस की अपेक्षा अधिक निकट होते हैं। ऐसा वायरस जो है उसमें भी होता है। इसका अर्थ यह है कि अनेक जो जैव प्रक्रियाएं होते हैं वो सभी जो हैं वो बैक्टीरिया में संपन्न होती हैं, यानी पूरी होती हैं, लेकिन जो वायरस है उसका जो वर्ग है उससे क्या है भिन्न होगी। इसके परिणाम स्वरूप जो औषधि है जो किसी वर्ग में किसी एक जीव जो है उसकी प्रक्रिया को रोकती है तो यह उस वर्ग की अन्य सदस्यों पर भी इस प्रकार का प्रभाव डालेगी, लेकिन वहीं जो औषधि है वो अन्य वर्ग से संबंधित रोगाणु जो हैं उन पर प्रभाव नहीं डालेगी। हम जो है वो एंटीबायोटिक का ही उदाहरण लेते हैं। सामान्यतः जो बैक्टीरिया होता है उसके महत्वपूर्ण जो जैव रासायनिक मार्ग है उसको बंद कर देते हैं। उदाहरण के क्या होता है, बड़े से जो बैक्टीरिया होता है वो अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति जो होता है वो बना लेता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की जो कोशिका होती हैं वो भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बंद कर देती हैं, बाधित कर देती हैं, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो कोशिका भित्ति नहीं बना सकता, और वे क्या है वे सरलता से क्या होते हैं मर जाते हैं। मानव जो है उसकी जो कोशिकाएं हैं वो कोशिका भित्ति नहीं बना सकती, इसलिए जो पेनिसिलिन है उसका जो प्रभाव है वो हम पर नहीं होता। पेनिसिलिन जो है ऐसे सभी जो बैक्टीरिया हैं उनको प्रभावित करेंगे जिनमें जो कोशिकाएं हैं, कोशिका जो भित्ति है वो बनाने की जो प्रक्रिया वो होती है। इसी प्रकार बहुत से जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं उनकी अनेक जो स्पीसीज होते हैं उनको प्रभावित करते हैं, न कि केवल एक स्पीसीज को। लेकिन जो वायरस होता है उसमें ऐसा मार्ग नहीं होता, और यही कारण है कि कोई भी एंटीबायोटिक जो वायरस होता है, एंटीबायोटिक जो है वायरस संक्रमण जो है उस पर प्रभावकारी नहीं होते। यदि हम खांसी जुकाम से
ग्रस्त हैं तो जो एंटीबायोटिक लेने से रोग जो है उसकी तीव्रता क्या होती है, ग्रस्त मतलब तीव्रता रुक जाती है और उसकी जो समय अवधि होती है कम हो जाए कम नहीं होती। यदि वायरस जो है वो संक्रमित जो खांसी जुकाम है उसके साथ जो है बैक्टीरिया संक्रमण होता है, तब क्या होता है एंटीबायोटिक का जो उपयोग है वो लाभदायक होगा। लेकिन जब फिर भी क्या होता है जो एंटीबायोटिक होता है वो बैक्टीरिया जो संक्रमण है उस पर ही उपयोगी होगा, न कि वायरस संक्रमण पर। क्रियाकलाप 13.5 पता कीजिए कि जो आपकी कक्षा है उसमें कुछ दिनों पहले कितने विद्यार्थी को जुकाम या खांसी या बुखार हुआ था, उनकी जो बीमारी है वो कितने दिनों तक रही और इनमें से कितनों ने एंटीबायोटिक का उपयोग किया। अपने माता पिता से भी पूछें कि आपने एंटीबायोटिक के लिए क्या मतलब अथवा नहीं, एंटीबायोटिक जो है वो लिया अथवा नहीं। तो जिन्होंने एंटीबायोटिक लिया था वे कितने दिन तक बीमार रहे, जिन्हें एंटीबायोटिक नहीं लिया था वे कितने दिनों तक बीमार रहे। तो क्या है इन दोनों वर्गों में कोई अंतर है, और यदि हाँ है तो यह क्या है, हाँ है तो क्योंकि नदी नहीं, यदि नहीं तो क्यों नहीं। 13.2 रोग जो है उसके फैलने के साधन। जो संक्रामक रोग होते हैं वो कैसे फैलते हैं, तो बहुत से जो सूक्ष्म जीवीय कारक होते हैं, रोग होते हैं, वो अन्य स्वास्थ्य मनुष्य जो है उस तक विभिन्न तरीक़ों से फैलते हैं और अर्थात वे जो संचारित हैं होते हैं मतलब संचारित हो जाते हैं। अतः इन्हें क्या है संचारी रोग भी कहते हैं। ऐसे रोग के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हवा द्वारा फैलते हैं और ऐसा तब होता है जब रोगी जो है वो मनुष्य से छींकता है अथवा खांसी करता है, तो उस समय क्या होता है छोटे छोटे जो बंदूक होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। जब उसके जो पास समीप क्या होता है कोई अन्य व्यक्ति जो होता है वो हो तो जो सांस जो है उसके द्वारा जो बंदूक है उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इनसे सूक्ष्म जीव जो है उनको नए संक्रमण करने का अवसर मिल जाता है और जो वायु है उसके द्वारा फैलने वाले जो रोग हैं उनके उदाहरण हैं खांसी जुकाम, निमोनिया तथा क्षय रोग। हम सभी ने ऐसा अनुभव किया होगा कि जब हम किसी खांसी जुकाम से जो ग्रस्त व्यक्ति होता है उसके पास बैठते हैं तो हमें भी खांसी जुकाम जो है वो हो जाता है। जहाँ पर अधिक भीड़ होगी वहाँ पर हवा जो है वो उसके द्वारा फैलने वाले जो रोग है वो भी अधिक होंगे। जल में भी रोग फैल सकते हैं और जब जो संक्रमण रोग है तथा हैजा है उससे जो ग्रसित रोगी होता है उनके अपशिष्ट जो होता है वो पेयजल में मिल जाते हैं। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति जो है वो जाने अनजाने में इस जल को पीला तथा रोगाणु एक स्थान जो है स्वस्थ जो व्यक्ति उसमें प्रवेश कर जाता है जिससे वह भी इस रोग से ग्रसित हो जाता है। ऐसे जो रोग होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं साफ पेयजल न मिलने के कारण ऐसा होता है और छोटी छोटी जो बंदूकें होते हैं वो वायु वेग जो है उसके साथ मिनटों से घंटों तक वातावरण में प्रवाहित होती रहती हैं। लिंगी क्रियाओं द्वारा दो जो लोग हैं वो शारीरिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, अतः ये जो आश्चर्यजनक नहीं होता क्योंकि कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो रोग जैसे सिफिलिस जो है उस तथा एड्स जो है लैंगिक संपर्क के समय एक साथी जो है वो दूसरे साथी में स्थानांतरण हो जाता है। यद्यपि ऐसे जो लैंगिक संचारी रोग जो हैं वो सामान्य जो संपर्क है जैसे हाथ मिलाना अथवा गले मिलना अर्थात खेलकूद जैसी जो कुश्ती अथवा कोई अन्य जो विधि हो जिससे हम सामाजिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं उससे नहीं फैलता। एड्स जो है वो लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त रक्त स्थानांतरण द्वारा भी संक्रमित होता है और जैसे जो एड्स है एड्स से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनका जो रक्त होता है वो स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाए अथवा जो गर्भावस्था होती है उसमें रोगी जो है वो माता से अथवा शिशु जो है वो स्तनपान द्वारा। हमें ऐसे परिवार में रहते हैं जिसमें जो हमारे अतिरिक्त ज़्यादातर अन्य जो जीव हैं वो भी रहते हैं, इसलिए कुछ जो रोग होते हैं अन्य जो जंतु हैं उनके द्वारा भी संचारित होते हैं। ये जो जंतु रोगाणु हैं संक्रमण करने वाले जो कारक हैं उनको रोगी से लेकर के अन्य नए जो पोषी होते हैं उन तक पहुंचा देते हैं। अतः ये जो मध्यस्थ या बीच का जो काम होता है वो करते हैं जिन्हें रोगवाहक या वेक्टर कहते हैं। सामान्यतः जो रोगवाहक होते हैं जैसे कि का जो मच्छर होते हैं एक उदाहरण है और मच्छर क्या है उसकी बहुत सी ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनके अत्यधिक पोषण की
आवश्यकता होती है, जिससे क्या होता है, जिससे कि वे जो परिपक्व जो हैं वो अंडे उत्पन्न कर सकें। मच्छर जो है वो अनेक समतापी जो प्राणी होते हैं, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, उस पर निवाह करता है, और इस प्रकार वे क्या कहते हैं, वे एक मनुष्य के से दूसरे मनुष्य जो है, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के में क्या है, रोग को फैलाते हैं। 13.3 अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति। विभिन्न जो संसाधन हैं उनके द्वारा जो रोग है वो उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो शरीर में प्रवेश करते हैं। फिर ये कहाँ आ जा मतलब प्रवेश करने के बाद कहाँ जाते हैं, तो जो सूक्ष्म जीव है उसकी अपेक्षा में जो शरीर है वो बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे शरीर में बहुत से स्थान, अंग, उत्तक आदि हैं जहाँ से ये सूक्ष्म जीव जा सकते हैं। और क्या सभी जो सूक्ष्म जीव है वो एक ही अंग अथवा उत्तक में जाते हैं, अथवा वे क्या है, वे भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते हैं। आगे सूक्ष्म जीवों के जो विभिन्न स्पीसीज हैं वो शरीर के विभिन्न भागों में विकसित होते हैं, अलग अलग जगह होते हैं विकसित, और ऐसे जो चुनाव है उनके प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है। यदि वे ये क्या है, हवा से नाक द्वारा प्रवेश करते हैं तो जो फेफड़े हैं उनमें क्या होगा, उनमें जाएंगे। ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं उससे होने वाले जो नुकसान है 6 हैं, वो रोग में होते हैं, 6 रोग में होता है। यदि ये मुंह के द्वारा प्रवेश करें तो ये क्या है, आहार नाल में रहेंगे, और जैसे टाइफाइड है वो रोग उत्पन्न करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं, यकृत में जाएंगे। जैसे हेपेटाइटिस बी जो है वो बैक्टीरिया जो पीलिया के कारक हैं, लेकिन सदैव हमेशा जो है ऐसा नहीं होता। HIV जो वायरस है जो लैंगिक अंगों द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, लसिका ग्रंथि में फैलता है। मलेरिया जो है वो उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं, वे क्या हैं, यकृत में जाते हैं। उसके बाद जो लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं उसमें आते हैं, और इसी प्रकार जो जापानी मस्तिष्क है वो ज्वार उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न करने वाला एक वायरस भी मच्छर के काटने से शरीर में पहुंचता है, लेकिन ये क्या होता है, मस्तिष्क को संक्रमित करता है। जिस उत्तक अथवा अंग पर सूक्ष्म जीव आक्रमण करता है वो रोग के लक्षण तथा चिन्ह उसी पर निर्भर करता है। यदि फेफड़े पर आक्रमण होता है तब वह लक्षण खांसी, कम सांस आना होगा। यदि यकृत जो है उस पर आक्रमण होता है तब पीलिया होगा। यदि मस्तिष्क पर जो आक्रमण है वो होता है तब सिर दर्द, उल्टी आना, चक्कर अथवा बेहोशी आना होगा। यदि हम यह जानते हों कि जो कौन से उत्तक जो हैं, अंग जो हैं उन पर आक्रमण हुआ है और उनके क्या कार्य हैं, तो हम संक्रमण के जो चिन्ह हैं उस तथा लक्षण जो है उनका अनुमान लगा सकते हैं। संक्रामक जो रोग हैं उसके जो उत्तक हैं वो विशिष्ट प्रभावी के अतिरिक्त उनके अन्य सामान्य जो प्रभाव है वो भी होते हैं। अधिकांश जो सामान्य प्रभाव होता है वो इस प्रकार निर्भर करते हैं कि जो संक्रमण है उससे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो क्रियाशील हो जाए। एक क्रियाशील जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो प्रभावित उत्तक के चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मारने के लिए अनेक कोशिकाएं बना देता है, और जो नई कोशिकाएं होती हैं उसके बनने के जो प्रक्रम है या प्रक्रिया है उसको शोध कहते हैं। इस प्रक्रम के अंतर्गत क्या होता है, स्थानीय जो प्रभाव है जैसे फूलना तथा दर्द होना आदि सामान्य प्रभाव जैसे बुखार होता है। कुछ मामलों में जो संक्रमण है उसके विशिष्ट उत्तक अति सामान्य प्रभाव को लक्षित करते हैं। उदाहरण जो है HIV संक्रमण जो है उसमें वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाते हैं और इसके कार्य को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार जो HIV एड्स होता है उससे बहुत से प्रभाव जो है इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा जो शरीर है वो प्रतिदिन होने वाले छोटे जो संक्रमण है उनका मुकाबला नहीं कर पाता। हल्के खांसी जुकाम से भी निमोनिया हो सकता है, और इसी प्रकार जो आहार नाल है उसके संक्रमण से रुधिर युक्त जो प्रवाहिकाएँ हैं वो हो सकता है। अंततः ये क्या है, ये अन्य संक्रमण ही HIV एड्स के रोगी की मृत्यु के कारण बनते हैं। हमें यह भी याद रखना आवश्यक है कि जो रोग हैं उनकी जो तीव्रता है वो अभिव्यक्ति शरीर में स्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि सूक्ष्म जीव की संख्या बहुत कम है तो जो रोग है उसकी अभिव्यक्ति भी कम होगी। यदि उसी सूक्ष्म जीव की संख्या अधिक होगी तो जो रोग है उसकी अभिव्यक्ति भी इतनी तीव्र होगी कि जो जीवन है
उसको भी खतरा हो सकता है। प्रतिरक्षा तंत्र एक प्रमुख कारक है जो शरीर में जीवित सूक्ष्म जीवों की संख्या को निर्धारित करता है, और इस विषय में हम क्या है इस अध्याय के अंत में पढ़ेंगे। उपचार के नियम। जब हम बीमार हो जाते हैं तो आपके कुटुंब जो है उसके सदस्य क्या करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप कुछ समय सोने के बाद अच्छा क्यों अनुभव करते हैं? उपचार के में जो दवाई है उसका उपयोग कब करते हैं? अब तक के जो ज्ञान है उसके आधार पर ऐसा लगता है कि जो संक्रामक रोग होते हैं उनके उपचार के दो उपाय हैं। एक तो यह है कि जो रोग है उसके प्रभाव को कम कर दें, और दूसरा जो है रोग के कारण को ही समाप्त कर दें। पहला जो उपाय है उसके लिए हम ऐसा उपचार करते हैं जिससे जो लक्षण है, सिम्टम जो है वो कम हो जाते हैं, और लक्षण जो है प्राय शोध या फिर इन्फ्लेमेशन के कारण होता है। जो उदाहरण है उसके लिए हम क्या होता है बुखार, दर्द अथवा दस्त जो है उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? कम करने के लिए जो दवाई है उसका उपयोग करते हैं। और हम क्या होते हैं, हम आराम कर ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, जो हमारे स्वस्थ होने में सहायक होगी। लेकिन इस प्रकार के जो लक्षण है वो आधारित जो उपचार है स्वयं में संक्रमण जो है वो सूक्ष्म जीवों को समाप्त नहीं करेगा, और जो रोग है वो ठीक नहीं होगा। इसके लिए हमें जो सूक्ष्म जीवों है उनको मारना ही पड़ेगा। सूक्ष्म जीवों को कैसे मारते हैं? तो जो सूक्ष्म जीव है उनको मारने की एक विधि है औषधि का उपयोग करना। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो सूक्ष्म जीव होता है वो विभिन्न कार्यों में आते हैं, वर्गों में आते हैं, और ये जो वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है अथवा प्रोटोजोआ जो है वो जीवों के प्रतीक वर्ग जो हैं उनमें कुछ आवश्यक जो जैव रासायनिक या जैव प्रक्रम होंगे जो एक वर्ग के लिए विशेष या स्पेशल होगी, अन्य जो वर्ग हैं उनमें नहीं होगी। ये प्रक्रियाएं नए पदार्थ बनाने के विभिन्न चरण अथवा श्वसन हो सकते हैं। इन मार्ग का जो उपयोग है वो हम नहीं करते। उदाहरण के लिए हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो ऐसी प्रक्रिया से नए पदार्थ बना सकती हैं जो बैक्टीरिया के प्रक्रम से भी अलग या भिन्न हो। हमें ऐसी औषधि का उपयोग करना है जो हमारे शरीर को प्रभावित किए बिना ही बैक्टीरिया के संश्लेषी जो मार्ग है उसको रोक सके। ऐसा एंटीबायोटिक से संभव है, और इसी प्रकार कुछ ऐसे औषधि हैं जो मलेरिया के जो परजीवी जैसे प्रोटोजोआ है उसको मार देती है। एंटीवायरल औषधि जो है उसका बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन होता है, और इसका कारण है कि जो बैक्टीरिया होता है वो उसमें अपनी जो जैव रासायनिक प्रणाली है वो होती है, जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली जो है वो बहुत कम होती है। वायरस हमारे जो शरीर है उसमें प्रवेश करते हैं, और हम अपनी जीवन प्रक्रिया है उसके लिए हमारी मशीनरी जो है उसका उपयोग करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो आक्रमण है वो करने के लिए अपेक्षाकृत कम वायरस विशिष्ट लक्षण होते हैं, और इन सीमाओं के बावजूद भी हम प्रभावशाली एंटीवायरल औषधि भी उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए जो HIV संक्रमण है उसको नियंत्रित करने की जगह जो है औषधि 3.5 निवारण के सिद्धांत। तो अभी तक हमने यह पढ़ा है कि किसी व्यक्ति में कोई रोग हो तो संक्रमण कैसे छुटकारा मिल सकता है। संक्रामक जो रोग है उससे छुटकारा पाने की 3 सीमाएं या कठिनाइयाँ हैं। पहली यह है कि यदि कोई एक बार बीमार हो जाए और उनके शारीरिक कार्यों की बहुत हानि होती है और वे फिर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते, तो दूसरी यह है कि उपचार में लंबा समय तो लग सकता है, अर्थात सही उपचार होने पर भी रोगी को बिस्तर पर लंबे समय तक आराम करना पड़ सकता है। तीसरी यह है कि जो संक्रमित रोग होता है वो अन्य व्यक्तियों में रोग को फैलाने का एक स्रोत बन जाए। इससे उपरोक्त जो कठिनाई हैं और बढ़ जाएंगी। इसलिए रोगों का जो निवारण है वो उपचार से अच्छा है। हम रोगों का जो निवारण है वो कैसे कर सकते हैं, और इसकी जो 2 विधियां हैं, एक सामान्य तथा दूसरी रोग विशिष्ट संक्रमण से बचने के लिए सामान्य विधि जो है वो रोगी से दूर रहें। इससे हम संक्रामक जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे बचाव कर सकते हैं। यदि हम फैलने की जो विधियां हैं उनको जानते हैं तो हम बड़ी सुगमता आसानी होगी वातोड़ जो है वायु द्वारा फैलने वाले सूक्ष्म जीवों से
बचाव के लिए हम खुले स्थानों में रहें और भीड़ भरे स्थानों में न जाएं। जलोढ़ जो है, जल द्वारा जो फैलना, सूक्ष्म जीव जो हैं उनसे बचने के लिए हम साफ जल पिएं। इसके लिए आप पानी में स्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मारने के लिए उपाय कर सकते हैं। और जो रोग है वो वाहक सूक्ष्म जीव जो है उससे बचाने के लिए हमें साफ जो है पर्यावरण में रहना चाहिए, और ऐसे वातावरण में मच्छर जो होता है वो उत्पन्न नहीं होता। अर्थात जो संक्रामक रोग होते हैं उनसे बचने के लिए स्वच्छता जरूरी है या आवश्यक है। पर्यावरण में संबंधित जो विषय हैं उनके अतिरिक्त जो संक्रमण रोग है उससे बचने के लिए भी अन्य सामान्य नियम हैं। नियमों की बात करने से पहले हम एक प्रश्न पूछते हैं जिसकी ओर अभी तक ध्यान नहीं गया। प्राय हम जो है प्रतिदिन संक्रमण से गुजरते हैं, और यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी खांसी जुकाम से पीड़ित है तो ऐसा संभव है कि उसके आसपास के जो विद्यार्थी वो भी संक्रमित हो जाएं। लेकिन हम जो है वो सभी वास्तव में रोग से पीड़ित नहीं होते। और ऐसा क्यों नहीं होता है? इसका कारण है कि जो हमारे शरीर है उसमें उपस्थित जो प्रतिरक्षा होती है वो तंत्र जो है जो रोगाणुओं से लड़ता रहता है, और हमारे शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं को मार देती हैं। हमारे शरीर में जैसे ही कोई संक्रामक रोग जो है आता है तो ये जो कोशिकाएं होती हैं वो चालू हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, और यदि ये उन्हें मार देती हैं तो हमें रोग नहीं होगा। और प्रतिरक्षा जो कोशिका होती हैं वो संक्रमण को फैलने से पहले ही समाप्त कर देती हैं। जैसे कि हमने पहले देखा है कि यदि रोगाणुओं की संख्या अगर कंट्रोल की जाए, नियंत्रित की जाए, तो जो रोग है उसकी अभिव्यक्ति जो है वो बहुत कम होगी। अर्थात जो संक्रामक रोग हैं उससे संक्रमित जो होने वाला अर्थ जो है वो यह नहीं है कि हमें कोई विशेष बीमारी होगी। गंभीर जो संक्रामक रोग होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र की असफलताओं को दर्शाता है या इंगित करता है। प्रतिरक्षा तंत्र जो है हमारे शरीर में स्थित अन्य तंत्रों की तरह सफल नहीं होगा यदि हमें पर्याप्त भोजन और पोषण प्राप्त न हो। इसलिए जो संक्रामक रोग होते हैं, रोगों से बचने के लिए दूसरी मूल आवश्यकता होती है उचित मात्रा में सबके लिए भोजन की उपलब्धता कराना। आगे है क्रियाकलाप 13.6। अपने मोहल्ले में कैसे संरक्षण करो कि जो 10 परिवार हैं उनसे बात करो जिनका रहन सहन उच्च स्तर का है, जो अच्छी प्रकार से रहते हैं, और जो 10 हैं ऐसे परिवार लो जो आपके अनुमान से अनुसार गरीब हैं, और इन दोनों परिवारों में बच्चे जो हैं होने चाहिए और जिनकी आयु है वो 5 वर्ष से कम हो। तो प्रत्येक बच्चे की जो चाहिए वो मापो और आयु लिखो तथा एक ग्राफ बनाओ। क्या वर्ग में कोई अंतर है? तो यदि हाँ है तो क्यों? यदि उनमें कोई अंतर नहीं होता है तो क्या आप यह बता सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो स्वास्थ्य है वो उसके लिए अमीरी तथा गरीबी का कोई महत्व नहीं है? ये संक्रमण से बचने की सामान्य विधियां हैं। विशिष्ट विधियां हैं वो क्या हैं? प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट गुणों से संबंधित हैं जो प्राय रोगाणुओं से लड़ते रहते हैं, और इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। इन दिनों सारे विश्व में चेचक नहीं है, लेकिन 100 वर्ष पहले चेचक महामारी बहुत होती थी, और ऐसी स्थिति में जो लोग हैं वो रोग के पास आने से भी डरते थे, क्योंकि उन्हें डर होता था कि उन्हें भी चेचक न हो जाए। लेकिन यह एक ऐसा भी वर्ग था जो चेचक से नहीं डरता था, और यह वर्ग चेचक के रोगी की सेवा जो है वो करता है। और यह क्या है? वह वर्ग तथा जिन्हें बहुत भयानक चेचक हुआ था लेकिन फिर भी जीवित रहे, लेकिन उनके जो शरीर है उन पर चेचक जो है उनके बहुत बड़े बड़े दाग थे। अर्थात यदि आपको एक बार चेचक हो जाए तो आपको चेचक रोग पुनः होने की जो संभावना है वो नहीं होती, और इसलिए एक बार जो रोगी है रोग होने पर उसी रोग से बचने की एक जो विधि है। ऐसा इसलिए होता है कि जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र में पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणु जो है उनके प्रति क्रिया करता है और फिर इसका विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है, और इस प्रक्रिया जब वही रोगाणु या उससे मिलता जुलता जो रोगाणु है उसके संपर्क में आता है तो पूरी शक्ति से उसे नष्ट कर देता है। इससे जो पहले संक्रमण है उसकी अपेक्षा जो दूसरा संक्रमण होगा वो शीघ्र यानी जल्दी समाप्त हो जाता है, और यह जो प्रतिरक्षाकरण है उसके नियम का आधार है। अब हम कह सकते हैं कि जो टीकाकरण है उसका सामान्य नियम यह है कि जो शरीर है
उसमें स्पेशल जो संक्रमण प्रविष्ट जो होते हैं वो कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बना सकते हैं, और वह क्या होता है, उन रोगाणुओं की नकल करता है और जो टीके के द्वारा शरीर में पहुंचाते हैं। यह वास्तव में रोग नहीं करते, लेकिन यह वास्तव में रोग करने वाले जो रोगाणु हैं उनको उसके बाद रोग करने से रोग होते हैं। आगे है प्रतिरक्षा। परंपरा के अनुसार भारतीय तथा चीनी चिकित्सीय जो तंत्र है उसमें कभी कभी जानबूझकर चेचक के जो पीड़ित हैं वो व्यक्ति तथा स्वस्थ व्यक्ति को जो त्वचा होती है उसको आपस में रगड़ते हैं, तो उन्हें इससे ऐसी आशा थी कि इसके कारण ये जो चेचक है वो उसके जो मंद रोगाणु हैं वो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोग को प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर देंगे। 200 वर्ष पूर्व एक इंग्लिश चिकित्सक जिसका नाम था एडवर्ड जेनर था, उन्होंने पता लगाया कि जो ग्वाले होते हैं जिन्होंने गो चेचक हुई है उन्हें महामारी के समय भी चेचक नहीं हुए। जो गो चेचक है वो मंद रोग है, और जेनर ने जानबूझकर लोगों को गो चेचक दिया। जैसे ही तस्वीर में दिखाया गया है कि इससे उन्होंने पाया कि अब वे लोग चेचक के प्रतिरोधी हैं, और इसका कारण यह है कि जो चेचक है उसका जो बैक्टीरिया होता है वो गो चेचक के वायरस का निकट संबंधित है। लेटिन में जो काव होती है, गाय जो होती है, उसका अर्थ होता है वाक्का, तथा जो कावपोक्स होता है, गो चेचक जो होता है, उसका अर्थ है वैक्सीनिया। और इस आधार पर जो वैक्सीन है अर्थात टीका जो है वो शब्द आया है, और जिसका हम क्या करते हैं आजकल उपयोग करते हैं। ऐसे बहुत से टीके आजकल उपलब्ध हैं जो संक्रमण रोग का निवारण करते हैं, और जो रोग है उसका निवारण का एक विशिष्ट स्पेशल साधन प्रदान करते हैं। टेटनस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, चेचक, पोलियो आदि के जो टीके हैं वो उपलब्ध हैं। यह बच्चों की संक्रामक जो रोग है उससे रक्षा करने के लिए सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम तभी सफल होते हैं जबकि ऐसी स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो सभी बच्चों को प्राप्त हो। क्या आप इसका कारण सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए? हेपेटाइटिस के कुछ वायरस जिससे पीलिया होता है वो पानी के द्वारा संचारित होते हैं, और हेपेटाइटिस ए जो है उसके टीका उपलब्ध है, लेकिन देश में ज़्यादातर भागों में जब बच्चे की आयु 5 वर्ष हो जाती है तब तक वह हेपेटाइटिस ए के प्रति प्रतिरक्षी हो चुके होते हैं। इसका कारण यह है कि वह पानी के द्वारा वायरस के प्रभाव में आ चुके होते हैं, और इस परिस्थिति में क्या आप टीका लगवाएंगे? क्रियाकलाप 13.7। जो संक्रमित कुत्ते होते हैं वो अन्य जंतुओं के काटने से रेबीज वायरस फैलाते हैं, और मनुष्य जो है जंतु दोनों के लिए जो रेबीज़ है वो टीके उपलब्ध हैं। पता करो कि आपके आसपास पड़ोस में स्थानीय जो प्रशासन है वो रेबीज के फैलने से रोकने के लिए क्या कर रहा है, और क्या ये उपाय पर्याप्त या पूरे हैं भी। यदि नहीं है तो आप इसके सुधार के लिए क्या सुझाव देंगे? तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो को जो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।